ग्रीटिंग बच्चों। जो 9th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ मैंने पहले बता दिया था, आज हम करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ इस वीडियो के अंदर। न्यूटन एक साइंटिस्ट था, मैंने आपको बता दिया था, उसने क्या बताया था, उसने मोशन के लॉ दिए थे बच्चों, ठीक है। तो आज हम करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए न्यूटन का सेकंड लॉ तो उसकी स्टेटमेंट लिखनी पहले। तो पेपर में 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में कई बार स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट पूछ ली जाती है, तो स्टेटमेंट डाल के ऐसे हेडिंग, तो आपको खाली स्टेटमेंट लिखनी है। तो स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा यहाँ पे, मोमेंटम लिखना है, और मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द applied force in the direction of force। ये इसकी स्टेटमेंट है बच्चों, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। इसका मतलब क्या होता है, देखना ध्यान से। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम के जो रेट में जो चेंज आएगा, किसके, किसी ऑब्जेक्ट के जो मोमेंटम में चेंज आने का जो रेट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके ऊपर जो फोर्स लगाई गई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और वो किसकी डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंटम भी होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे इसका। हम क्या करेंगे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक छोटी सी डेरिवेशन है जो न्यूटन के सेकंड लॉ की है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों, मैं आपको एक डायग्राम बना के बता देता हूँ। सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई भी ये बॉडी है, ठीक है, ये ग्राउंड पे रखी हुई है ऐसे, ये ग्राउंड आपकी एक बॉडी है ग्राउंड पे रखी हुई है, इसकी इनिशियल पोजीशन है ए। इसका बॉडी का जो मास है बच्चों मैंने मान लिया एम क्या इसका मास है, ए क्या इसकी इनिशियल पोजीशन है। जब ये मूव करेगी यहाँ से, सपोज कर लेते हैं ये मूव करनी शुरू हो जाती है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम मान लेते हैं यू। जब ये चल के किसी दूसरे पॉइंट पे आ जाती है, मास तो वही रहेगा, मास तो चेंज हो नहीं सकता इसका। एक बॉडी जब दूसरे पोजीशन पे चली जाती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब एक बॉडी जाती है तो मास चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो मास तो सेम रहेगा। जब दूसरे पॉइंट पे चली जाएगी वहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी वी, और जो पॉइंट मैंने मान लिया बी। तो यहाँ से तो आपको क्लियर हो गया डायग्राम से क्या, जब ये बॉडी ए पॉइंट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी यू थी। जब भी किसी अदर पॉइंट पे चली जाती है वहाँ पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाती है वी। मास हमेशा सेम रहता है, जब एक बॉडी दूसरे प्लेस पे जाती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है तो उसका मास हमेशा ही सेम रहता है। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें लिख लेना। सपोज किया हमने, क्या क्या सपोज किया हमने, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो कितना मान लिया एम किलोग्राम। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हमने कितना माना हुआ है, वो हमने एम किलोग्राम मान लिया, ठीक है। बात करते हैं बच्चों इनिशियल वेलोसिटी की। अब इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, यू से, ये रहा यू। इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, यू से, यू मीटर पर सेकंड। मतलब जो ये बॉडी जब ये पॉइंट पे थी इसका मास एम था और ये कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, यू मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रही थी। फिर सेकंड लाइन, नेक्स्ट लाइन में फाइनल वेलोसिटी लिख लेते हैं। जब ये किसी दूसरे पॉइंट पे चली जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाती है ऑब्जेक्ट की, और वो कितनी है वो हमने लिखी हुई है वी मीटर पर सेकंड। ये हमने सपोज कर ली सारी बातें, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, जो हमारी स्टेटमेंट थी बच्चों उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो ऑब्जेक्ट है उसके मोमेंटम में कितना चेंज आया उसका रेट क्या है। पहले तो निकालो चेंज, फिर निकालेंगे हम क्या, उसका रेट। तो पहले चेंज निकालना पड़ेगा आपको, मोमेंटम में चेंज कैसे निकाले। मैंने मोमेंटम का टॉपिक बता रखा है, पहले समझा दिया था, पिछली वाली वीडियो आप देखना, उन वीडियोज़ के अंदर मोमेंटम के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है। न्यूमेरिकल्स भी मैंने उसमें करा रखे हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी करने की कोशिश करना, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे इस मोमेंटम की। इनिशियल मोमेंटम निकालो पहले तो। देखो अभी इनिशियल मोमेंटम कैसे निकलेगा, पहले बात करते हैं इनिशियल मोमेंटम की। मोमेंटम का फॉर्मूला आपको सबको पता है, मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में बताया था। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैं साइड में लिख के बता देता हूँ एक बार। जो मोमेंटम का फॉर्मूला बताया था मैंने, वो क्या बताया था, मास इंटू में वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब इस फॉर्मूले को देख के आप इनिशियल मोमेंटम बनाओगे, ठीक है। मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते थे, वहाँ पी से रिप्रेजेंट करते थे। मास को किससे रिप्रेजेंट करते थे, एम से, और वेलोसिटी को वी से। अब बात करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी होगी। अगर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी तो वो मोमेंटम कौन सा बन जाएगा, वो इनिशियल बन जाएगा। अगर यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होगी तो वो मोमेंटम कौन सा बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका फाइनल मोमेंटम। तो हम कौन सा बना रहे पहले इनिशियल। जब ये बॉडी यहाँ पे थी, मान लो आप गाड़ी में बैठे हो, आप जब गाड़ी में बैठे हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू और मास कितना है, एम। तो मास एम है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो आपको इसका इनिशियल मोमेंटम निकालना है यहाँ का। तो कैसे निकालोगे इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मैंने मान लिया P1 है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इनिशियल मोमेंटम, P1 से रिप्रेजेंट कर लिया, क्योंकि P से हम रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल मोमेंटम को। ये तो है इनिशियल मोमेंटम। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, मास, ये वाला फॉर्मूला है, मास इंटू वेलोसिटी। कौन से वाली वेलोसिटी, इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी यू है। अगर आपको इनिशियल मोमेंटम निकालना तो इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके मास को, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यू, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी क्या बन जाएगा, इनिशियल मोमेंटम बन जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, जनरल फॉर्मूला मैंने ये बताया था, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब कौन सी वाली वेलोसिटी ले रहे हैं, हम ले रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी यू। तो जब मास को हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा। ये P1 आ गया। अब निकालेंगे फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, बॉडी का जो फाइनल मोमेंटम है वो हमने मान लिया P2 है। जब ये बॉडी B पॉइंट पाएगी, यहाँ पे इसका मोमेंटम कितना बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा P2। यहाँ पे कितना था, P1। P1 किसके इक्वल हो गया, एम यू के। P2 किसके इक्वल हो जाएगा, एम वी के हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि इसका मास यहाँ पे एम है और वेलोसिटी कितनी है अभी यहाँ वी है, फाइनल वेलोसिटी वी है। अगर मैं इसके मास को इसकी फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो फाइनल मोमेंट में क्या आएगा, P2 आएगा। तो क्या लिखोगे आप, मास इंटू में इसकी फाइनल वेलोसिटी, मास इंटू इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगा, इसका मोमेंटम बन जाएगा फाइनल। ये तो था मोमेंटम बच्चों। ये तो खाली हमने इनिशियल और फाइनल निकाला है। और मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखा था, चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब कहने मतलब क्या यार, चेंज चाहिए अब हमें। चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज देखना कैसे निकालते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था चेंज इन मोमेंटम ऑफ होना क्या बताया था, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में जो चेंज बताया था वो क्या बताया था, वो बताया था हमने फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये बताया था ना। जब भी चेंज निकालते हैं तो फाइनल में से इनिशियल वाले को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा हमारा। चेंज इन मोमेंटम किसके लाएगा, फाइनल मोमेंटम कितना है, फाइनल हमारा P2 और इनिशियल कितना है P1। तो P2 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे P1, P2 माइनस P1। P2 की वैल्यू रख दो, P2 की वैल्यू कितनी है, एम वी माइनस में इनिशियल का क्या है, एम यू। यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, एम कॉमन निकाल लिया, वी माइनस यू आ जाएगा। ये क्या आ गया, चेंज इन, ये चेंज इन मोमेंटम। अभी तो खाली चेंज इन मोमेंटम आया बच्चों, ध्यान से देना। हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। खाली अभी तो चेंज इन मोमेंटम निकाला हमने। अब हमें क्या चाहिए, रेट, इसका रेट चाहिए। रेट जब भी निकालते हैं ना, किसी भी क्वांटिटी की चेंज का जब हम रेट निकालते हैं, ये तो चेंज है ना, जो चेंज आया उसको टाइम से डिवाइड कर दो। अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का रेट निकालना है तो हमेशा क्या करते हैं, जो चेंज आता है उसको क्या कर देते हैं, टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो आप लिखोगे देयरफॉर, अब लिख लेना रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ, अब देखो टाइम से डिवाइड कर देंगे ना तो रेट ऑफ चेंज ऑफ
मोमेंटम आ जाएगा अब यहाँ, इक्वल टू किसके होगा, जो ये मेरी वैल्यू आई है क्या, ये m इंटू में v माइनस यू बाई, इसको किससे डिवाइड कर, रेट की बात हो रही है तो रेट की बात हो रही है तो इसको टाइम से डिवाइड कर देते t से, t फॉर टाइम, यहाँ टाइम से डिवाइड कर दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। या आप इसको अगर ऐसे समझ नहीं पा रहे हो तो आप क्या करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पहले क्या लिखोगे, तो आप इसको में फॉर्मूला लिख लेना पहले, चेंज इन मोमेंटम, जो मोमेंटम में चेंज आया वो अपॉन में टाइम, टाइम टेकन, कितना टाइम लिया है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया था, m इंटू में v माइनस यू अपॉन में टाइम हम किससे डिनोट करते हैं, t से, तो ये आ गया हमारा रेट, ये हमारा रेट आ गया, ये खाली चेंज था, चेंज से अगर रेट बनाना तो क्या करते हैं हम, टाइम से डिवाइड कर देते हैं। अब न्यूटन का लगा दो सेकंड लॉ, सेकंड लॉ की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी हुई क्या, जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आया, देखो ऊपर लिख दिया था मैंने यहाँ, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आया है ऑब्जेक्ट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो फोर्स होगी उसके, तो ये स्टेटमेंट हमारी है, यही ला लगाना हमें, तो लगा दो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम लगा दें यहाँ पे, क्या कह रहे हैं, इसने कहा था जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स के, ये स्टेटमेंट है में बोला गया था। तो हमारा रेट आ चुका है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आया है, कितना है वो, ये आया, किसके किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है बच्चों, ये इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का साइन है ये, किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो आप इस यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, तो फोर्स चेंज इन मोमेंटम या फोर्स, देखो ये इसके प्रोपोर्शनल है तो ये भी इसके प्रोपोर्शनल है, ये आमने सामने नहीं है, जब दो चीज़ें ऐसे आमने सामने प्रोपोर्शनल हो जाती है, मोमेंटम इसके होता है प्रोपोर्शनल तो फोर्स इसके होती है, आप इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख लो, या इसको आगे लिख दिया इसको पीछे लिख लो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से, प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनल का साइन रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आया, ये रहा, m इंटू में v माइनस यू बाई टी, ये हमारा क्या आया, फॉर्मूला आया, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखो ये v माइनस यू अपॉन में टी, ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था पीछे, ये किसका फॉर्मूला है, फर्स्ट इक्वेशन से आया था, आपको मैंने बताया था एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला बताया था, लिख देना, बिकॉज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टू यहाँ है, ये रहा v माइनस यू बाई टी यहाँ पे है, तो आप क्या करो, v माइनस यू बाई टी को किससे रिप्लेस कर दो, a से, अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी को यहाँ से a से रिप्रेजेंट कर दूँ तो हमारा जो रिजल्ट बचेगा वो क्या बचेगा, देखो ध्यान से, तो हमारी जो वैल्यू बचेगी, देखो ना बच्चों क्या बचेगी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, क्यों, बिकॉज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी, ये मैंने वहाँ पे लिख दिया था नीचे, यहाँ दोबारा भी लिख दिया, एक्सीलरेशन v माइनस यू बाई टी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, एक्सीलरेशन से, तो ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया। अब ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है ना, इसको हटा दो यहाँ से, इसको हटा के इक्वल टू का साइन लगा दो और एक कांस्टेंट लगा दो, जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं इक्वल टू का साइन लगा देते हैं और एक कोई कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो के क्या कर दिया, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के कोई कांस्टेंट लगा दिया हमने के, बाकी ऐसे का ऐसा रख दो, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन ऐसे कैसा, प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के इक्वल टू का साइन लगा के एक कांस्टेंट लग जाता है ऐसे, जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमेशा क्या लगाना है, कांस्टेंट लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये तो फोर्स आ जाएगी। अब यहाँ पे ना इस के की वैल्यू इन एसआई सिस्टम मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो होती है उसके अंदर जो हमारी के की वैल्यू होती है वो कितनी लेते हैं, 1। अगर इस के की वैल्यू 1 रख दूँ मैं तो जो हमारी ये फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या ये वही फॉर्मूला नहीं है जो मैंने आपको बताया था पहले फोर्स का, जब फोर्स का चैप्टर टॉपिक कराया था तो फोर्स का टॉपिक कराया था तो वहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो ये फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और यही हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है।
इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको के की वैल्यू 1 पुट करनी है। पुट करने के बाद फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन आ जाता है। अगर आप इसकी यूनिट निकालना चाहते हो तो यूनिट भी निकल जाती है। ऐसा यूनिट मैंने आपको बताई थी कैसे निकालते थे। मास, देखो मास की क्या होती है किलोग्राम, एक्सीलरेशन क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो आप क्या लिखोगे इसको, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको बोलते हैं 1 न्यूटन। ये 1 न्यूटन की वैल्यू होती है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 1 न्यूटन की जो वैल्यू होती है वो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये 1 न्यूटन की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 1 न्यूटन की वैल्यू आ गई। ठीक है, कैसे निकाली दोबारा देखो। मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, मल्टीप्लाई में क्या है एक्सीलरेशन की क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। ये किसके होता है, इसको बोलते हैं 1 न्यूटन। और तो मतलब 1 न्यूटन को हम ऐसे भी लिख लेते हैं 1 कैपिटल एन का मतलब क्या है यहाँ पे न्यूटन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को बोलते हैं हम 1 न्यूटन की वैल्यू। ठीक है, ये था आपका क्या न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसकी एक्सप्लेनेशन थी साथ में। अब जो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ से प्रूव करेंगे सेकंड लॉ। ठीक है, वो देखना कैसे करना है। तो बच्चों अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक देखो, प्रूफ करेंगे न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको सेकंड लॉ की हेल्प से। सेकंड लॉ का यूज़ करके फर्स्ट लॉ प्रूव करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ ये था जब कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाती। हमने मान लिया मेरे पास ये फिर से कोई बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है ग्राउंड पे रखी हुई है, इसका मास है m, ये ए पॉइंट पे रखी है। ये रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। मान लो ये रेस्ट पे पड़ी है, ये रेस्ट पे तब तक पड़ी रहेगी जब तक कि इसके ऊपर हम कोई फोर्स ना लगाएं। अगर ये मोशन में है तो ये तब तक मोशन में रहेगी जब तक कि हम इसको फोर्स लगा के रोक ना ले। ठीक है, तो ये तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम प्रूव करेंगे किसकी हेल्प से, सेकंड लॉ की हेल्प से। तो हम सेकंड लॉ जानते हैं, मैंने बताया था। अगर मान लो मैंने इसके ऊपर फोर्स, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फोर्स जीरो हो जाए। अगर हमारी फोर्स हो जाए जीरो, फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है, जो हमने अभी टॉपिक किया था, फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था, फोर्स की वैल्यू आई थी मास इंटू में एक्सीलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन आता है, तो फोर्स की वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है, v माइनस यू बाई टी, ये भी आया था। अब क्या कह रहा है, फोर्स जीरो होगी। अगर फोर्स जीरो हो जाएगी तो जीरो इक्वल टू मास इंटू में v माइनस में यू बाई टी, ये भी हो जाएगा जीरो इक्वल। अगर इस टी को मैं इधर ले जाऊँ तो टी भी क्या हो जाएगा जीरो, टी जीरो से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा जीरो। तो क्या बचेगा m इंटू में v माइनस यू इक्वल टू क्या होगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि टी नीचे डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो के साथ। जीरो जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होती है तो उसको भी जीरो बना देती है। तो m इंटू वी माइनस यू, ये रहा जीरो, टी से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आएगा। यहाँ पे देखो क्या जीरो नहीं होगा, मास तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि इस बॉडी का मास है कुछ ना कुछ, मास तो कभी जीरो नहीं हो सकता। मास जीरो नहीं होगा तो फिर कौन जीरो होगा, तो यहाँ से v माइनस यू जो होगा वो क्या हो जाएगा जीरो। ये दो क्वांटिटी है, कि फर्स्ट क्वांटिटी है, ये सेकंड क्वांटिटी है। ये इतनी सेकंड है, ये फर्स्ट है। फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो है मास, वो तो जीरो नहीं हो सकती। जो सेकंड क्वांटिटी वो है v माइनस यू, ये क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। ये जीरो होगी तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी, u के इक्वल आ जाएगी। मतलब जितनी उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी उतनी उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चला हमें, अगर कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी उतनी होगी। मान लो अगर ये u वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी ये मूव करती रहेगी। ये कब तक मूव करती रहेगी, जब तक इसके ऊपर फोर्स नहीं लग जाती तब तक मूव करती रहेगी। ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर मान लेते हैं अगर ये बॉडी रेस्ट पे होती है, अब ये रेस्ट पे है, अगर ये रेस्ट पे होगी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। ठीक है, अगर रेस्ट पे होगी, ए बॉडी इज एट रेस्ट, अगर ये बॉडी रेस्ट पे होगी, ठीक है, दैट इज, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। अगर ये बॉडी रेस्ट पे होगी तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों जीरो इक्वल है, तो वो भी क्या हो जाएगी जीरो। जब u जीरो होगा तो v भी जीरो होगा, तो दोनों क्या हो गए जीरो। तो बॉडी क्या रहेगी, बॉडी विल बी कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, तो वो कंटिन्यू एक रेस्ट पोजीशन पे रहने की कोशिश करेगी। ठीक है, ये था प्रूफ हमारा।
दोनों बातें मैंने प्रूव कर दी। क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था, जब कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। तो इस बात से तो क्या क्लियर हो रहा है, जब कोई फोर्स नहीं लगेगी, फोर्स का फॉर्मूला था मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने यहाँ रख दिया। अब टी जो है ये टी फोर्स, जब ये कह रहा है इस कंडीशन पे अगर फोर्स जीरो है तो फोर्स को क्या कर दिया जीरो, फोर्स जीरो होगी तो टी को इधर ले जाएंगे, टी को जीरो मल्टीप्लाई कर दें तो जीरो बन जाएगा। तो एम इंटू वी माइनस वी की वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ पे दो क्वांटिटी एक है मास है, दूसरी वी माइनस यू। मास तो जीरो नहीं होगा क्योंकि किसी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो वी माइनस यू किसके लोग होगा, जीरो के। यू माइनस का इधर जाएगा प्लस का आ जाएगा, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी यू। इसका मतलब क्या हुआ, जो बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में रहेगी, ठीक है। कब तक रहेगी, जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग जाती। यहाँ तक की तो ये बात क्लियर हो चुकी है। बात में आती है, अगर ये बॉडी रेस्ट पे होती है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है इसकी जीरो, इनिशियल जीरो होगी तो फाइनल भी जीरो, दोनों ही जीरो हो जाएगी। तो बॉडी कंटिन्यू क्या रहेगी, रेस्ट पोजीशन पे रहेगी, ठीक है। ये था आपका प्रूफ बच्चों सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। अब हम थर्ड लॉ पे चलते हैं। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, थर्ड लॉ पे करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का मोशन का थर्ड लॉ क्या है, इसकी भी स्टेटमेंट डालनी है आपको ऐसे ही। अगर थर्ड लॉ आ जाए तो उसकी भी स्टेटमेंट डालोगे आप। स्टेटमेंट क्या कहती है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के लिए हमेशा ही क्या होती है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। बच्चों ध्यान से देखना इस चीज़ को कैसे होती है। मैं एक एक चीज़ क्लियर बताऊंगा यहाँ पे, इसके बहुत सारे एग्जांपल है, हम एग्जांपल की हेल्प से इस स्टेटमेंट को समझेंगे। कोई मैथमेटिकली फॉर्म नहीं है इसकी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जितने भी आप एक्शन करते हो उसके लिए हमेशा एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। कैसे, सपोज कर लो ये मेरे पास कोई बॉक्स रखा है, ये ग्राउंड पे बॉक्स रखा है, ठीक है। इसका जो बॉक्स का जो वेट होता है वो किधर लाई करता है, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ लाई करता है, वेट नीचे लाई करता है ग्रेविटी की वजह से। जितना प्रेशर इसने नीचे लगा रखा ना उतना ही, मतलब जितना दबाव इसने बना रखा है बॉक्स ने नीचे की तरफ, तो ग्राउंड ने भी इसके ऊपर उतना ही दबाव बना रखा अपोजिट डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं रिएक्शन। तो ये तो क्या है रिएक्शन, और ये क्या था एक्शन। एक्शन ये नीचे हो रहा है और ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिएक्शन। रिएक्शन ऊपर हो रहा है, एक्शन नीचे रिएक्शन ऊपर, तो क्या हो गया अपोजिट हो गया ना। और मैंने यहाँ पे लिखा भी है क्या, इक्वल, इक्वल है ये दोनों, मतलब ये दोनों क्या है इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं लगेगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। मैंने अब ये स्केच रख दिया यहाँ पे, रख दिया, ठीक है। अब मैंने ये जो स्केच रखा है यहाँ पे, ये जो मार्कर मैंने रखा है, इसने क्या कर रखा है, इसने नीचे की तरफ क्या लगा रखी है, फोर्स लगा रखी है। जितनी फोर्स इसने नीचे लगा रखी बोर्ड पे, बोर्ड भी इसके ऊपर क्या कर रहा है, उतनी ही अपोजिट रिएक्शन लगा रहा है। कहने का मतलब क्या है, जितना हम एक्शन करते हैं अगर उतना ही रिएक्शन होता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारी क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास ये कोई दीवार है, वाल है ये, ठीक है, ये वाल बना ली मैंने, ठीक है, इस तरह से। इस वाल के ऊपर आप इधर ना क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, अपने हाथों से धक्का दे रहे हो, पुश कर रहे हो। आपने फोर्स लगा दी इस दीवार पे किधर, राइट साइड में। जब आप धक्का दोगे इसको दीवार को, क्या हिल जाएगी, ये नहीं हिल सकती, मूव नहीं करेगी बिल्कुल भी। तो कहना मतलब क्या है, जितना फोर्स लगाओगे इस दीवार के ऊपर, ये दीवार भी आप पे उतना ही क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। आप लगा रहे हो इधर से F1, मान लो इधर से इन्होंने लगा दी F2, ठीक है। तो आपने जितनी लगाई, मान लो आपने F1 लगाई तो दीवार ने कितनी लगाई F2, दोनों क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। और माइनस साइन इसलिए लगा दिया ताकि दोनों क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब क्या है, ये आपने लगाई, इसका मतलब क्या है, ये दीवार ने लगाई, दोनों की दोनों फोर्स क्या लग रही है, इक्वल लग रही है। माइनस साइन का मतलब क्या हो रहा है, अपोजिट लग रही है। एक इधर लग रही है, एक इधर है, तो इसका मतलब क्या होगा माइनस। इक्वल है दोनों लेकिन अपोजिट है। माइनस साइन क्या बता रहे हैं यहाँ, माइनस साइन बता रहा है अपोजिट। इक्वल का साइन क्या बता रहा है, इक्वल का साइन बता रहा है ये दोनों इक्वल फोर्स है। अगर ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल नहीं होती, इनमें से कोई एक ज़्यादा हो जाती, मान लो आपने ज़्यादा लगा दी, अगर आपने फोर्स ज़्यादा लगा दी दीवार पे,
ठीक है, और दीवार की जो फोर्स है वो कम है, तो दीवार गिर नहीं जाएगी। ऐसे तो दीवार गिर जाएगी, लेकिन ऐसे तो प्रैक्टिकल पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, क्लियर। अगर दूसरा केस भी ले सकते हैं, अगर आपने फोर्स लगा दी कम और दीवार ने लगा दी ज़्यादा, तो आप इस दीवार से टकरा के दूर जाके गिरोगे। एग्जाम्पल ले लेना, मान लो ये दीवार है, इसी को ले लेते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, आप सपोज कर लेते हैं आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, और आप यहाँ खड़े हो, दीवार वहाँ पे है, भाग के आपने भाग के इस दीवार के साथ कोलाइड कर लिया अपने आप को। भाग के जब दीवार के साथ कोलाइड करोगे, स्ट्राइक करोगे, तो आप इस दीवार से टकरा के पीछे की तरफ जाके गिरोगे। तो क्यों गिरोगे? क्योंकि जो दीवार ने फोर्स लगाई है वो आपके ऊपर ज़्यादा लगाई है। दीवार जब ज़्यादा फोर्स लगाओगी आपके ऊपर, तो आप दूर जाके गिरोगे। अगर आपने फोर्स उतनी लगा दी जितनी दीवार ने लगाई है, ना तो आप दूर जाओगे ना दीवार दूर जाएगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, न्यूटन का थर्ड लॉ लग जाता है वहाँ पे भी। ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, और एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। जैसे आप चलती हो, पैदल वॉक करती हो, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन कर लेते हैं। इसकी एप्लीकेशन लिख लेते साथ साथ। एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी? फर्स्ट एप्लीकेशन आती है बच्चों, वॉक करना। जब आप वॉक पे जाते हो, वॉकिंग इज अनेबल्ड बाय थर्ड लॉ। ये कहता है जो वॉक करते हैं सुबह सुबह, जब हम वॉकिंग पे जाते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में, ठीक है, किसी भी टाइम आप जब चलते हो, तो जब आप अपना पैर नीचे की तरफ प्रेस करते हो, मान लो कि आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आप ये ग्राउंड आपकी, ये ग्राउंड है, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप अपने पैर से पीछे की तरफ क्या करते हो, ग्राउंड को पुश करते हो, पीछे की तरफ धकेलते हो ग्राउंड को। जब आप आगे चलते हो, आप जा रहे हो आगे, और पैर से ग्राउंड को क्या कर रहे हो, पीछे की तरफ पुश करते हो। तो जब आप ग्राउंड को पुश कर रहे हो ना पीछे, तो ग्राउंड भी आपको क्या करती है, आगे की तरफ धकेलती है। जब आप ग्राउंड पे चलते हो ना, ठीक है, मान लो एक स्टेप आपने यहाँ रख दिया, नेक्स्ट स्टेप यहाँ रख दिया, नेक्स्ट यहाँ रख दिया, नेक्स्ट यहाँ रख दिया, तो जैसे जैसे आप स्टेप रखते हो ग्राउंड के ऊपर, तो ग्राउंड पीछे की तरफ धकेलते हो आप, और ग्राउंड आपको क्या करती है, आगे की तरफ लेके जाती है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है। जितनी फोर्स के साथ आप ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करोगे, उतनी फोर्स के साथ ग्राउंड भी आपको आगे की तरफ पुश करेगी। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। सेकेंड एग्जाम्पल, ए बोट मूव्स बैक when we deboard it। इसका मतलब समझना, आप बोट के अंदर बैठे हो, ए बोट मूव बैक व्हेन वी डीबोर्ड इट। आप किस, ये कोई बोट है हमारे पास, ठीक है, ये वाटर के अंदर है, ठीक है बच्चों, ऐसे है। आप इस वाटर के अंदर जो ये बोट है, ये बोट, आप इस बोट के अंदर खड़े हो, इस बोट के अंदर क्या कर रहे हो, खड़े हो। जैसे इस बोट में से आप डीबोर्ड करोगे, डीबोर्ड का मतलब जैसे ही आप इस बोट को धकेलोगे, बाहर निकलोगे, मान लो कि आप बाहर निकलना चाहते हो, आप जा रहे हो इधर, तो आप क्या करोगे, इस बोट पे ना पीछे की तरफ क्या करोगे, अपने पैर से ना फोर्स लगाओगे। जैसे ही आप बाहर निकलोगे बोट से, तो आपके पैर से ना पीछे की तरफ क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी इस बोट पे। जैसे बोट पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगी, तो बोट क्या करेगी, आगे की तरफ मूव कर जाएगी। और आप कहाँ मूव कर जाओगे, आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाओगे। मतलब आपने फोर्स लगा दी इधर, बोट चली गई उधर, और आप चले गए किधर, इधर, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो बोट क्या हो जाती है, बैक चली जाएगी, बैक। आप आगे आओगे तो बोट पीछे चली जाओगी, जब आप आगे आ जाते हो तो बोट पीछे चली जाती है। ये भी आपका न्यूटन का थर्ड लॉ है। एक दो एग्जाम्पल हो रहे हैं, और कर लेते हैं हम। तो बच्चों अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना, हमारे दो एग्जाम्पल हो चुके हैं, ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, ए गन रिक्वाइल्स। ये एग्जाम्पल है थर्ड, फिर फोर्थ करेंगे। पहले बात करते हैं थर्ड की। एक गन रिकॉइल कैसी होती है, देखो, जब आप बुलेट को फायर करते हो गन से, आपकी जो बुलेट होती है, ये आपकी, मैं गन बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से आपकी मान लेते गन है, ठीक है।
यहाँ ट्रिगर होता है। जब आप गन है ये हमारी, ठीक है, ये गन है बच्चों। इस गन से जब आप बुलेट को यहाँ से फायर करते हो, बुलेट निकलेगी बाहर ऐसे, बुलेट यहाँ से जैसे बाहर निकलेगी तो ये जो गन है ना पीछे की तरफ क्या होगी, रिकॉइल होती है, रिकॉइल होती है। देखना कभी भी आपने ध्यान से देखा हो तो जब आप बुलेट फायर करती हो तो बुलेट आगे निकल जाती है और गन क्या कर जाती है, पीछे की तरफ रिकॉइल कर जाती है। तो इसको बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ लग जाता है। यहाँ पे भी न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है इस पर। फोर्थ एग्जाम्पल और लिख लेता हूँ मैं, रोविंग ऑफ ए बोट। फोर्थ पॉइंट लिखे हो गया आप, रोविंग ऑफ ए बोट। बोट को रोविंग करना मतलब बोट को जब आप लेके जाते हो, कैसे, बोट हमारी, अभी मैंने बताया था बोट का एग्जांपल, आपकी बोट है बच्चों, ये वाटर के अंदर है, ठीक है। ये बोट जब आप आगे की तरफ लेके जाते हो, वाटर क्या करता है, आप देखो इसको, बोट को आगे की तरफ लेके जाते हो, रोविंग करते हो, बोट को चलाते हो। बोट जब चलाते हो तो कैसे जाती है, जब आप पानी को पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो, पानी पे दोनों साइड से क्या करते हो, बोट को आप जब आगे लेके जाते हो तो वाटर को आप क्या करते हो, पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो वाटर के अंदर। तो वाटर क्या करता है, उतनी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, फोर्स लगाता है ताकि बोट आगे चली जाए। तो वाटर भी फोर्स लगा रहा है और आप भी फोर्स लगा रहे हैं। आप पानी को पीछे की तरफ धकेल रहे हो और पानी आपकी बोट को आगे की तरफ पुश कर रहा है। आप पानी को पीछे की तरफ पुश कर दो तो बोट क्या करेगी, आगे चली जाएगी। क्यों, क्योंकि उतनी फोर्स वाटर लगाएगा बोट के ऊपर जिसकी वजह से बोट आगे चली जाती है। और भी एग्जांपल ले सकते हो, स्विमिंग करना। जब हम स्विमिंग करते हैं, ठीक है, आप अपने हाथ से क्या करते हो, आप स्विमिंग करते हो। देखो स्विमिंग कैसे करते हो, आप अपने इस हाथ से वाटर को पीछे तरफ लेके जाते हो, ऐसे ही वाटर को पीछे तरफ लेके जाते हो। जब वाटर को आप पीछे की तरफ लेके जाते हो ना, ऐसे आप अपने दोनों हाथ को आगे ले जाके फिर वाटर को क्या करते हो, पीछे तरफ धकेलते हो ऐसे। तो वाटर क्या करता है, पीछे से आपके ऊपर बैकवर्ड फोर्स लगाता है ऐसे। आप वाटर के ऊपर फोर्स लगा रहे हो पीछे की तरफ और वाटर आपके पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से आप आगे की तरफ जाते हो, ठीक है। स्विमिंग में भी आपका क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। ये थे न्यूटन के लॉज। लास्ट टॉपिक रहता है बच्चों, उसके बाद हम 2 न्यूमेरिकल करेंगे, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक और कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान से देखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के कंजर्वेशन का नियम क्या है, लॉज क्या है, इसकी स्टेटमेंट डालनी है आपको। अगर आपसे स्टेटमेंट पूछी जाए तो स्टेटमेंट डालोगे, फिर से वही क्या लिखोगे, व्हेन टू और मोर, व्हेन टू, यहाँ लिख लेना ब्रैकेट में, और मोर, व्हेन टू और मोर बॉडीज act upon one another, then their total momentum remains constant। तो उसका जो टोटल मोमेंट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट का दूसरा नाम होता है कंजर्ड हो जाना, ठीक है। प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स, ये स्टेटमेंट है भाई, ठीक है बच्चों। ये थी हमारी स्टेटमेंट। देखो ध्यान से क्या है, कंजर्वेशन के मोमेंटम का लॉ क्या कहता है। कंजर्वेशन मोमेंटम का लॉ ये कहता है, आप ऐसे भी लिख सकते, दैट इज इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। आप इसको एक ही लाइन में लिखना है, बोर्ड छोटा पड़ा है, ठीक है।
या आप ऐसे लिख लेना, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, दैट इज इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये प्रूव करना आपको, इनिशियल मोमेंटम जो फाइनल मोमेंटम के इक्वल प्रूव करा है। जिसको मोमेंटम का टॉपिक आता है ना बच्चों, तो उसको सारे टॉपिक आएंगे। इससे पहले आपको सारे के सारे मोमेंटम के टॉपिक पढ़ने से पहले आपको जो मोमेंटम मैंने पिछली वीडियो में कराया था, आप उस वीडियो में मोमेंटम जरूर पढ़ना। मोमेंटम का ज़्यादा जिक्र हुआ इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम अगर इक्वल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। या आप कह सकते हो जब आपकी दो या दो से ज़्यादा बॉडीज एक दूसरे के ऊपर एक्ट करती हैं तो उनका जो टोटल मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब फिक्स रहता है। कब रहता है, जब उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगती तब। मान लो हमारे पास दो बॉडी है, अभी मैं एक इसकी थ्योरी करके दिखाऊंगा। सपोज अब ये बात प्रूव करेंगे, प्रूफ इसका प्रूफ है, इसका प्रूव करेंगे। अब प्रूव करने के लिए सपोज मान लेते हैं हम, सपोज टू ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एक है ए एंड दूसरी है बी। सपोज टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, ईच ऑफ मास, हर एक का जो मास है ना, एक का मान लिया m1 एंड दूसरे का मास मान लिया m2। ईच ऑफ मास m1 एंड m2 आर मूविंग। दोनों की दोनों क्या कर रही, मूव कर रही है। कितनी वेलोसिटी साथ, विद वेलोसिटीज u1 एंड u2, ठीक है। मैं इसका डायग्राम भी बनाऊंगा बच्चों, पहले मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ तक तो हो जाएगा। सपोज हमने क्या कर लिया, दो ऑब्जेक्ट है, एक ए है दूसरी बी है। हर एक का मास क्या है, जो ए ऑब्जेक्ट है उसका मास m1 मान लिया, जो बी ऑब्जेक्ट उसका मास m2 मान लिया। जो ए ऑब्जेक्ट है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, जो बी ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2 है। दोनों की दोनों इनिशियल वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। फिर आगे क्या कर जाती, स्ट्राइक कर जाती। कोमा लगाए लिखो, स्ट्राइक, स्ट्राइक विद ईच अदर। फिर आगे जाके दोनों क्या कर जाती, स्ट्राइक कर जाती है। आफ्टर टाइम टी, किसी टाइम के बाद, मान लो टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद दोनों बॉडी क्या कर जाती है, स्ट्राइक कर जाती है, कोलाइड कर जाती है। फिर की लिख दो इसमें एंड स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2। ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा, दोबारा बता देता हूँ। दो बॉडी है, एक ए है दूसरी है बी। जो ए बॉडी उसका मास m1 है, जो बी बॉडी है उसका मास है m2। जो ए बॉडी है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और जो बी बॉडी उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2। फिर क्या करती है, दोनों टकरा जाती है। कुछ टाइम बाद वो आपस में स्ट्राइक कर जाती है, कोलाइड कर जाती है। स्ट्राइक करने के बाद फिर वे क्या करेंगी, टकराने के बाद फिर से मूव करने लग जाती है। स्ट्राइक करने के बाद फिर से मूव करेगी। जो मूव करेगी, अब उनकी जो पहली बॉडी थी ना, जो फर्स्ट बॉडी थी ए बॉडी की, जो फाइनल वेलोसिटी है वो v1 बन जाती है, और जो बी बॉडी थी उसकी फाइनल वेलोसिटी v2 बन जाती है। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करनी है ये वाली बात, क्या क्या उन बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब ध्यान से देना, मैं डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम के साथ साथ आपको ये समझना है, ठीक है बच्चों। अब देखना ध्यान से, ये मान लेते हैं हमारे पास ये बॉडी है, कौन सी, ये है ए बॉडी, ठीक है। इस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, वो u1। इसका मास कितना है, m1। m1 मास इसका, u1 क्या है, u1 क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। दूसरी बॉडी मैंने मान ली ये छोटे वाली, ये बी बॉडी, इसका मास कितना मान लिया, m2। इसकी वेलोसिटी कितनी मान ली, u2। दोनों बॉडी चल रही है। मान लेते हैं एक हमारे पास कार है, एक ये है ट्रक। आप एग्जांपल ले सकते हो, ऐसे रोड के ऊपर दोनों चल रहे हैं। जो कार है, जो ट्रक है, दोनों की वेलोसिटी है, एक की u1 एक की है u2। मान लो ये आपका क्या है, ट्रक है, इसकी वेलोसिटी कितनी u1, ये आपकी कार, इसकी वेलोसिटी कितनी है u2। दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। आगे जाके कहीं ना कहीं किसी टाइम के बाद ये क्या कर जाते हैं, कोलाइड कर जाते हैं, ऐसे दोनों कोलाइड कर जाते हैं, मिल जाते हैं ऐसे। जैसे दोनों ए और बी, दोनों कार और ट्रक दोनों एक दूसरे कोलाइड करेंगे, तो उस टाइम क्या होगा,
टकरा के एकदम से दूर हो जाएंगे। जब दो बॉडी टकराती ना, टकराने के बाद एकदम से दूर हो जाते हैं। ये तो क्या है, बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, कोलिजन का मतलब कोलाइड करना, टकराना। ये कोलिजन से पहले की सिचुएशन है। ये क्या है, ड्यूरिंग, ये ड्यूरिंग कोलिजन है, जो कोलिजन हो रहा है दोनों का। फिर अलग अलग हो जाएगी, जो ए बॉडी है वो अलग होगी और जो बी बॉडी है वो भी अलग होगी। जब अलग हो जाएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 बन गई और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन ली थी, v2 बन गई। ये क्या है, ये सिचुएशन आफ्टर कोलिजन, ये कोलिजन के बाद की बात है। ठीक है, 3 केस है। फर्स्ट क्या है, कोलिजन से पहले दोनों चल रहे थे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, इसकी थी u2। ठीक है, मास दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तीनों केस में मास तो सेम रहेगा, मास कभी चेंज नहीं होता। चेंज होगी तो क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी बस। कोलिजन, ये कौन सी सिचुएशन है, दोनों कोलाइड कर रहे हैं यहाँ पे। कोलाइड होने के बाद दोनों क्या हो जाएंगे, टकरा के दूर दूर हो जाएंगे। तब दो चीज़ें ऐसे टकराएगी तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, दूर दूर हो जाएगी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी से। जो ए बॉडी है इससे टकरा के बी से, उसकी फाइनल वेलोसिटी मान ली v1। बी बॉडी जब टकरा के दूर हो जाएगी तो उसकी वेलोसिटी मान ली हमने कितनी, v2। कोलिजन के बाद की बात है। ठीक है, अब बात करते हैं, सारी बातें लिखेंगे हम इनकी। क्या पहले लिखेंगे बच्चों इसमें इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम किसका, इनिशियल मोमेंटम पहले ए बॉडी का लिखेंगे। ए बॉडी का इनिशियल मोमेंटम लिखो, बी का लिखो, फिर फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा, फाइनल बनेगा उसका ए का बनेगा, फिर बी का बनेगा। इस तरह से सारी चीज़ें लिखनी है, हमने पहले ही पढ़ी हैं। तो इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे किसका, ऑफ ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या बनेगा, ये है ए ऑब्जेक्ट। मोमेंटम ऑफ बोलेगा था मास इंटू वेलोसिटी, इसका मास कितना m1, इसकी वेलोसिटी कितनी u1। इनिशियल वेलोसिटी इसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम है किसका, एक ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट का, ये आ गया। अब निकालोगे इनिशियल मोमेंटम, अब बी का निकाल दो ऐसे, ऑफ ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट का देखो, बी का मास कितना है m2, इसकी वेलोसिटी कितनी है u2। बी ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंट है, क्योंकि ये शुरू वाली सिचुएशन है इसलिए इनको इनिशियल बोल रहे हैं हम, और ये बाद वाली है इसलिए इसको बाद वाली बोलेंगे, आफ्टर बोलेंगे। तो मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, इसके मास को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा इसका इनिशियल मोमेंटम। ए ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम हो गया, बी ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम हो गया। अब कोलिजन के बाद चले जाओ, कोलिजन के बाद करेंगे, वहाँ पे क्या बन जाएगा, फाइनल मोमेंटम बन जाएगा। फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम, मास तो इसका m1 रहेगा, मास इसका था m2, इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी m1 इंटू v1, ये v1 है। फाइनल वेलोसिटी इसके मास से मल्टीप्लाई करें तो इसका फाइनल मोमेंटम बन जाएगा। ऐसे ही फिर लिखोगे फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी का करेंगे मास इंटू उसकी वेलोसिटी, इसका मास कितना m2, वेलोसिटी कितनी है v2। ये तो निकाल ली हमने इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दोनों बॉडी के, कोलिजन से पहले भी कोलिजन के बाद भी। अब यहाँ पे न्यूटन का लग गया सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दो। अब यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा था, जो रेट है, रेट ऑफ चेंज है किसका, मोमेंटम का, किसका, किसके अंदर, इन ए बॉडी के अंदर। जो ए बॉडी है भाई, ए बॉडी की बात हो रही है, ध्यान से देखना। जो मेरी ए बॉडी थी, ये बॉडी जब इसे टकराएगी तो ये कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। जो ए बॉडी है उसकी फोर्स जो मैंने मान ली वो मान ली F1, और जो बी बॉडी है उसकी जो फोर्स लग रही है वो मैंने मान ली F2। ठीक है, तो जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा ए के अंदर, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कैसे निकाला था, पिछला टॉपिक आपको पता है ना, पहले क्या निकाला, चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला, फिर हमने क्या निकाला था, रेट निकाला था। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसकी फोर्स क्या होगी F1 क्या हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है भाई, ध्यान से देखना। पहले तो लिखो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो
कैसे करोगे आप, और रेट निकालेंगे तो उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे फिर बाद में। तो चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालोगे, फाइनल कौन सा है, ए की बात हो रही है, ए की, तो ए की ये वाली केस है एक तो, और एक ये वाला केस है। ये कौन सा फाइनल मोमेंटम और ये क्या इसका इनिशियल। जो बॉडी ये है, ए बॉडी का इनिशियल मोमेंटम ये है और ए बॉडी का फाइनल मोमेंटम ये है। अगर फाइनल में से हम इनिशियल माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो कैसे लिखोगे, m1v1, ये क्या था m1v1, इसमें से माइनस कर दो क्या m1u1 को, इसको माइनस कर दें, क्यों, क्योंकि ये इनिशियल है। फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से, किसी टाइम t से डिवाइड कर दिया, ये हमारी क्या आ गई, फोर्स आ गई। ये फर्स्ट बॉडी के अंदर की फोर्स आ गई। ये क्वेश्चन नंबर डाल देना फर्स्ट, ठीक है। बात करते हैं भाई अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की, सेकंड बॉडी की। जो हमारी सेकंड बॉडी है बच्चों, सेकंड बॉडी की ने जो फोर्स लगाई वो F2 लगाई। अब उसकी बात कर लेते हैं सेम यहाँ पे। आप लिखोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन बी। बी जो बॉडी है उसके अंदर जो फोर्स लग रही है वो F2 मान ली, ठीक है। किसके इक्वल होगी, उसका फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ऐसे ही जैसे इसका किया था। अब बी बॉडी का ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम है, और ये क्या इसका फाइनल मोमेंटम है। फाइनल में से क्या कर दो, माइनस इनिशियल कर दो। फाइनल क्या इसका है, m2v2 माइनस m2u2, और इसको डिवाइड कर दो किससे, टाइम से। तो ये हमारी क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ गई हमारी। जब दो इक्वेशन आई तो हमें पता है न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है यहाँ पे। जितनी फोर्स इसने ए ने बी पे लगाई उतनी फोर्स बी ने ए पे लगाई। अब जब दोनों एक इक्वल फोर्स लगाएंगे तो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे जाके गिरेंगे, फिर तो दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे तो क्या कहेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है, F1 फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगी, वो F2 के होगी। मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था। ये क्या बताया था, जो फोर्स थी वो दोनों की दोनों हमारी क्या थी, इक्वल थी और अपोजिट थी। अपोजिट थी तो माइनस साइन लगाते हैं हम, ठीक है। तो अब F1 ये क्या कर रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ ये तो है, जितनी फोर्स एक ने लगाई, ये किसकी थी, ये ए बॉडी की थी, और ये किसकी थी, बी की थी। दोनों ने फोर्स क्या लगाई, इक्वल लगाई, लेकिन अपोजिट लगाई। माइनस का मतलब अपोजिट लगाई, इक्वल का साइन मैंने लगा रखा तो मतलब दोनों इक्वल है। दोनों बॉडी की ने फोर्स लगाई इक्वल, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाई। माइनस साइन का मतलब यहाँ पे ये, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। F1 की वैल्यू क्या थी, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ये रही। फर्स्ट इक्वेशन से आप वैल्यू पुट करो, m1v1 माइनस m1u1 अपोन में t, इधर है फिर माइनस का साइन। अब क्या रखोगे यहाँ पे, m2 ब्रैकेट में लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे कैसे रहेगा, m2v2 माइनस में m2u2 ब्रैकेट बंद करके नीचे क्या है, टाइम। F2 की वैल्यू रख दी, माइनस का माइनस साइन था, F2 की वैल्यू ये रख दी ऊपर वाली यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या रख दी, F1 की वैल्यू। टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई, दोनों साइड क्या है, डिवाइड में ना, तो दोनों साइड से क्या हो जाएगा, टाइम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, m1v1 माइनस m1u1 इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का m2v2, ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। जब ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, तो m2v2 आएगा, ठीक है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, जो u वाली टर्म है, देखो u की टर्म यहाँ है और ये है u आएगा यहाँ, ठीक है। ये था u2, ये u की टर्म है और ये भी क्या है, u की टर्म है। जो u वाली टर्म है ना बच्चों, उसको एक तरफ कर लो। क्या करो, ये जो माइनस की टर्म है ना, इसको उधर ले जाओ, ठीक है, इस साइड ले जाओ, और ये जो माइनस वाली टर्म इसको इधर ले आओ। समझ में आया, क्या करना है, ये जो माइनस की u वाली टर्म है इसको u वाले के पास लेके चले जाओ, v वाले को v वाले के पास ले आओ। तो ये माइनस का ये इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का उधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, m1v1 प्लस में, देखो m1v1 तो ये कैसा, ये माइनस का जब इधर आएगा तो क्या आएगा, प्लस का हो जाएगा, m2v2 इक्वल टू, ये माइनस का उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस का, तो m1u1 प्लस m2u2। अब ध्यान से देखना ये क्या था, m1u1 क्या था भाई, ये मैंने जितनी भी यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए यहाँ से देख लेना। m1v1 ये फाइनल मोमेंटम है ए का, ये फाइनल मोमेंटम किसका है, ए का।
ये फाइनल मोमेंट किसका है, बी का। मतलब ए बॉडी का बी बॉडी का ये क्या हो गया, टोटल मोमेंटम। ये टोटल मोमेंट किसका हो गया, फाइनल हो गया। तो क्या कह सकते हो आप, ये क्या बनेगा, फाइनल, ये फाइनल मोमेंटम है, ये फाइनल मोमेंटम है दोनों का। ये किसका था, ए बॉडी का फाइनल, और ये किसका था, ये बी बॉडी का फाइनल है। देखो ये रहा M1V1 ए बॉडी का फाइनल, M2V2 बी बॉडी का फाइनल, दोनों ऐड कर दिया तो टोटल मोमेंटम बन जाएगा। और ये टोटल क्या है, फाइनल मोमेंट ही बोलना, ये कोलिजन के बाद ही है। ये क्या है, M1U1, M1U1 क्या था, ये इनिशियल था। M2U2 क्या था, ये भी इनिशियल था। तो ये क्या हो गया, दोनों ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, इनिशियली तो बनेगा, तो ये इनिशियल मोमेंटम बनेगा। तो ये प्रूव हो गया हमारा। मैंने यही तो बताया था, हमें क्या प्रूव करना था, जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए, प्रूव करना था, कर दिया हमने प्रूव। इसका मतलब क्या हुआ, जो इनिशियल मोमेंटम अगर फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा तो हमारा मोमेंटम क्या हो गया, हमारा मोमेंटम फिक्स हो गया। फिक्स का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट। ठीक है। अब आपको क्या करना बच्चों, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी ना यहाँ पे, ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं, मैं न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। ध्यान से देखना आप इसके क्वेश्चन, आप क्वेश्चन करेंगे इसके। मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड। एक बुलेट है, उस बुलेट का मास दे रखा 20 ग्राम, उसको फायर कर दिया। फायर कैसे किया, हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली फायर्ड, हॉरिजेंटली विद ए वेलोसिटी, और उसकी वेलोसिटी दे दी फिर यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 2 किलोग्राम। फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। पिस्टल की रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी बच्चों, ध्यान से देखना आप, सॉल्यूशन करेंगे इसका। ये लो कंजर्वेशन मोमेंट जो मैंने टॉपिक कराया ना, उसी के बेस पे न्यूमेरिकल है। सबसे पहले तो आप देखो क्या क्या है। एक बुलेट है, उसका मास दे दिया 20 ग्राम, बुलेट का मास दे देगा 20 ग्राम, उसको फायर कर दिया ओरिजेंटली। कितनी वेलोसिटी होगी उसकी, फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 150 मीटर पर सेकेंड। किससे, एक पिस्टन से, पिस्टन ऑफ मास, एक पिस्टन है उसका जो मास, पिस्टन मतलब जो गन है हमारी, गन से क्या कर दिया उसको हमने, पिस्टल है, सॉरी यहाँ पे पिस्टल आएगा, एक पिस्टल है, पिस्टल से हमने क्या कर दिया, उसको फायर कर दिया इतनी वेलोसिटी के साथ। एक बुलेट का मास 20 ग्राम है, ओरिजिनली फायर किया, उसकी वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पिस्टल से कर दिया उसको, और जो पिस्टल का मास है वो 2 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम की एक पिस्टल है। हमारे पास क्या क्या की वो लिख लेते पहले। सबसे हमने मान लिया लेट, जो M1 है ना, M1 क्या है, ये मास है, ये मास है किसका, मास ऑफ बुलेट, बुलेट का मास है कितना, वो दे दिया 20 ग्राम। जो M2 है वो मास कितना है, एक मास और दे रखा, ये रहा, ये किसका था, ये था पिस्टल का। तो M2 मास, मास ऑफ पिस्टल, ये पिस्टल का मान लेते हैं, ये कितना 2 किलोग्राम। ठीक है, आप इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। 1 ग्राम में कितने, देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो 20 ग्राम में अगर किलोग्राम से में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, 20/1000 किलोग्राम। जिसको कैंसिल करोगे, 0 से 0 कैंसिल होगी, क्या आएगा 0.02 किलोग्राम। तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया हमने। ठीक है, 2 मास हो गए हमारे पास। अब इनिशियली जो होगी, इनिशियली जो बुलेट होगी गन के अंदर, जो पिस्टल थी, ध्यान से देखना, इनिशियली जो पिस्टल के अंदर जो गन थी, जब तक आपने फायर नहीं किया था, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फायर ही नहीं किया आपने जो बुलेट, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। क्या गन वर्किंग पे थी, क्या आपकी पिस्टल वर्किंग कर रही थी, नहीं कर रही थी। पिस्टल जब वर्किंग नहीं कर रही थी तो बुलेट की जो वेलोसिटी थी उस टाइम वो क्या थी, 0 थी। ठीक है ना, तो अब टोटल मास क्या होगा उस टाइम, तो लिख दो टोटल मास बिफोर मूविंग, बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले लिख लो, बिफोर फायरिंग।
फायरिंग से पहले जो टोटल मास होगा दोनों यहाँ क्या कर दो, ऐड कर दो, m1 प्लस m2 कितना बनेगा 2 प्लस में 0.02, टोटल क्या आएगा 2.02 किलोग्राम, ये बनेगा टोटल मास। अब बात करें भाई इनिशियल ध्यान से देखना, इनिशियल सिचुएशन क्या बन रही है यहाँ पे। स्टार्टिंग में इनिशियली आपकी जो बुलेट है, ना तो बुलेट चल रही है, ना ही आपकी जो गन है या जो पिस्टल थी ना ही वो मूव कर रही है। तो जो बुलेट है जो गन है दोनों की वेलोसिटी क्या है, 0 होगी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मान ली u1, वो 0 हो जाएगी, और गन की क्या मान ली u2, वो भी क्या हो जाएगी 0। क्यों हो जाएगी दोनों 0, क्योंकि ना तो आपने बुलेट को फायर किया इनिशियली, ना ही गन को, गन से मतलब गन से ना तो आपने बुलेट का फायर किया। जब बुलेट को फायर ही नहीं करोगे तो गन रिकॉइल भी नहीं होगी, तो गन रिकॉइल नहीं होगी तो इसकी वेलोसिटी भी 0 और इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, u1 0 है और u2 भी 0 है। तो जब इनकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो इनका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मैंने फॉर्मूला लिखा था m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस में m2 v2, ये थी इक्वेशन कंजर्वेशन मोमेंटम की। यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आपको ये देखना है u1 0 है u2 0 है। जब u1 u2 0 हो जाएंगे तो सारा क्या हो जाएगा 0 नहीं हो जाएगा, तो ये सारा इधर वाला क्या हो जाएगा 0, m1 v1 प्लस m2 v2 ये बचेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर जितनी वैल्यू रखी है वो सारी पुट करनी पड़ेगी। वो पुट करने से पहले आपको साइड में लिख लेना पड़ेगा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो किस किस की वेलोसिटी दे रखी है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम साइड में, जो देखो ऊपर था 20 ग्राम की बुलेट थी, उसको ओरिजिनली जब फायर किया तो उसकी वेलोसिटी 1 मीटर। जब उसको फायर कर दिया, फायर करने से पहले कितनी थी 0 बुलेट की वेलोसिटी, फायर करने के बाद आफ्टर फायरिंग के बाद जो वेलोसिटी बनी वो मान ली v1 कितनी बनी 150 मीटर पर सेकंड। ये किसकी है, बुलेट की है। मैं साइड में लिख देता हूँ बुलेट की वेलोसिटी है, ये बुलेट की वेलोसिटी है, आपको पता है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बुलेट को फायर किया था, फायर करने से पहले तो बुलेट की 0 थी और गन की भी 0 थी, और फायर करने के बाद जो बुलेट की वेलोसिटी बनी वो 150 मीटर दे रखी वहाँ पे, ठीक है। फिर कह रहा है कि रिकॉइल वेलोसिटी निकाल लो पिस्टल की, मतलब पिस्टल की वेलोसिटी निकालनी, मतलब v2 निकालना, v2 ये पिस्टल की वेलोसिटी है। पिस्टल जब रिकॉइल होगी पीछे की तरफ उसकी वेलोसिटी निकालो। जब गन से बुलेट को फायर किया था, ठीक है, तब उसकी वेलोसिटी इतनी थी, लेकिन फायर नहीं किया तो गन की वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी दोनों क्या है 0 है। ये हमारा फॉर्मूला आया था, इस फॉर्मूले में मैंने क्या दी u1 u2 की वैल्यू 0 पुट करके ये इक्वेशन बना ली है, ये फॉर्मूला बन गया। अब इस इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट कर दो, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से, 0 का 0 है यहाँ पे। अब क्या करो, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ m1 v1 प्लस m2 v2, हम ऐसे लिख लेते हैं इक्वल टू 0, ठीक है। m1 की वैल्यू देखो कितनी है, m1 था मास, किसका था मास, बुलेट का था, ऊपर लिखा हुआ है, वो कितना है 0.02 मल्टीप्लाई में v1, यहाँ पे क्या v1 कितनी ये रही, v1 की वैल्यू कितनी है 150, प्लस का साइन है, फिर m2 का मास मतलब पिस्टल का मास कितना दे रखा 2 kg मल्टीप्लाई में वेलोसिटी v2, ये क्या करनी है निकालनी है इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको सोल्व करना है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से क्या करो, 2 पॉइंट है, 2 डिवाइडेड बाई हमें है, इसको लिख लेते हैं 100 इंटू में 150 प्लस में 2 इंटू में v2 इक्वल टू 0, हम ऐसे लिख लेते हैं। 1 0 से 0 कैंसिल होगी, यहाँ से ये 5 3 जा पे गया, ये 2 पे गया, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ 3, तो अब क्या लिखोगे यहाँ से 3 प्लस में 2 v2 इक्वल टू 0, 3 को उधर ले जाओ, 3 को उधर लेके जाऊँगा तो 2 v2 किसके इक्वल होगा माइनस का 3, और v2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, v2 की वैल्यू आएगी -3/2 या माइनस का 1.5 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगी माइनस क्यों आई, क्योंकि पीछे की तरफ रिकॉइल होगी, माइनस का मतलब क्या है पीछे की तरफ रिकॉइल होगी आपकी वेलोसिटी। इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है बुलेट तो आगे चली जाएगी लेकिन जो गन होगी ना वो पीछे की तरफ रिकॉइल हो जाएगी, माइनस इसलिए आएगी, ठीक है। ये था न्यूमेरिकल आपका, ये चैप्टर फिनिश है बच्चों, ये न्यूमेरिकल है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।